मायूस सोचे रहे। We have to put Pakistan. एतजाज अहसन कहा करते थे कि हुकूमत को स्विस हुक्काम को ख़त ज़रूर लिखना पड़ेगा, मगर वज़ीर आज़म के वकील बनने के बाद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस ख़त पर इसरार नहीं करना चाहिए। आइंदा सियासी हालात में इंतखाबात हो सकते हैं, चंद महीनों के अंदर ही हो सकते हैं। हम आज देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा चंद माह में इंतखाबात के लिए किस हद तक तैयार हैं। PPP के एक अहम रहनुमा हमारे साथ होंगे। इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि उनकी जमात फौरी इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। ख्वाहिश है कि इंतखाबात सितंबर या अक्टूबर में हों। सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया है। पाकिस्तान की जमहूरियत परस्त सियासी जमातें खुद जमहूरियत से कहीं दूर हैं। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वो मरहला जिसका हम इस प्रोग्राम के बारे में अपने नाज़रीन को मुसलसल बताते रहे हैं वो आ गया है, और कल का वो दिन है जब वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे, जहां से उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पे इल्ज़ाम है कि 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद NRO पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के फैसले आने के बावजूद उनकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक कलीदी हिस्से पर अमल नहीं कर रही है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट देखना यह है कि तौहीन अदालत के नोटिस में उनके साथ आगे क्या करती है। मामला वो है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हुकूमती मुस्तक़बिल से है, उनकी हुकूमत के मुस्तक़बिल से भी है। देखना यह है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी क्या सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर माफ़ी मांगते हैं। ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या माफ़ी देती है। ये भी देखना है कि क्या अब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि वो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन और उसकी रूह के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि ये ऐलान के बावजूद भी क्या उनकी जान छूटती है। इसमें कलीदी किरदार होगा एतजाज अहसन का, जिन्हें वकील कर लिया है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने। एतजाज अहसन का इससे पहले मुसलसल इसरार रहा है कि इस मामले में कोई हुकूमत के पास दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल करते हुए खत लिखा जाए स्विस हुक्काम को, और वहाँ पे मौजूद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के इजरा के लिए कहा जाए। एतजाज अहसन ये बात मुसलसल कहते रहे हैं पाकिस्तान के दूसरे नामवर आइन वाइन कानून के माहिरीन की तरह से, जिनका इसरार रहा कि हुकूमत इस फैसले पर अमल करे, मगर हुकूमत ने 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद इस फैसले पर अमल नहीं किया। एतजाज अहसन को हर सूरत में याद होगा क्योंकि उनका मौक़िफ़ अनडाइल्यूटेड था, 2 टोक था कि सिर्फ और सिर्फ इस फैसले के एहतराम में हुकूमत को ख़त लिखना है। मैं पहले से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ कि हुकूमत को ये ख़त लिखना पड़ेगा, और लिखना अदालत अगर हुक्म देगी तो लिखना पड़ेगा, और लिखना क्योंकि अदालत के हुक्म की तामील तो करनी पड़ेगी। लेकिन सूरत हाल तब्दील हुई है। कल वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एतजाज अहसन को कायल किया कि वो इस तौहीन अदालत के केस में वज़ीर आज़म की को रिप्रेजेंट करें और अदालत जाएं। कानूनी सूरत हाल ये है कि कल सबसे पहले वज़ीर आज़म को खुद जवाब देना है, खुद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने आना है। एतजाज अहसन क्योंकि अब वज़ीर आज़म के वकील बन गए हैं, साफ देखने में नज़र आ रहा है कि वो अपने पहले के मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। दाएं जाने मुड़ते कभी नज़र आते हैं और कभी बाएं जाने मुड़ते नज़र आते हैं। उस सीधी लकीर पे नहीं चल रहे जो उन्होंने खुद खींची थी। अब वो कहते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इसरार ही ना करे कि ये ख़त लिखा जाए। अदालत पर भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा ख़त पे इसरार न करे जिसका आइंदा वहाँ जाके जिसको कोई दरखुर-ए-तनाई उसको किया जाएगा, उसको कोई उसको अहमियत नहीं दी जाएगी, उसको एक तरह मुस्तरद कर दिया जाएगा, क्योंकि
और मुस्तरद किया जाएगा इसी बुनियाद पर कि सदर के ख़िलाफ़ स्विट्ज़रलैंड में भी कार्रवाई नहीं हो सकती। इत्तेज़ाज़ अहसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट की मालूमात में इजाफा कर रहे थे कि इस ख़त में इसरार ही ना किया जाए, ये दरखुद इतना समझा जाएगा, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, अब इस पर तवज्जो ही ना दी जाए। जनाब इत्तेज़ाज़ अहसन का ये कहना है। उन्होंने ये बात अब से थोड़ी देर कबल हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक के एक इंटरव्यू में कही, और इसी कैपिटल टॉक के एक प्रोग्राम में इससे पहले तो वो इबारत भी लिखा चुके हैं जो हुकूमत को लिखनी है सो इस काम को। बड़ा सादा सा ख़त है, सादा सा ख़त है कि जनाब ये हम ख़त लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़लाँ हुक्म के तहत, और इसके ज़रिए हम जो पिछला ख़त आपको मलिक क़य्यूम ने फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ नंबर का लिखा है उसको वापस ले लिया जाता है। इससे जो जिन शख्सियात पे असर पड़ता है उनमें एक मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, दूसरी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा हैं जो बीमार हैं और नहीं आ सकती, उनको ये। तीसरे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो सदर पाकिस्तान है, उनके बारे में आइन पाकिस्तान का आइन ये कहता है और वो 248 को वहाँ उसको बता दें। तो ये इबारत क्या अब हुकूमत लिखने जा रही है जो कि इत्तेज़ाज़ अहसन साहब तजवीज़ कर चुके हैं, लेकिन इत्तेज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं कि कल जब वो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे तो पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर कायल करेंगे कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 साल से ज़ायद अरसे तक इस फ़ैसले पर अमल दरामद ना करके दरअसल तौहीन अदालत नहीं की है। आज उन्होंने अपने कैपिटल टॉक के इंटरव्यू में इस बात का, अपनी इस हिकमत अमली का इजहार किया और इस बात पे इसरार किया कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की, कोई तौहीन नहीं की अदालत की। क्या अगर ना लिखा जाए ख़त तो क्या तौहीन अदालत होती है कि नहीं? और मैं इंशाअल्लाह अदालत को मनाने की पूरी कोशिश भी करूँगा और मना भी लूँगा कि तौहीन अदालत नहीं होती। अदालत पर भी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसा ख़त पे इसरार ना करे जिसका आइंदा वहाँ जाके जिसको कोई दरखुरे एतनाई उसको किया जाएगा, उसको कोई उसको अहमियत नहीं दी जाएगी, उसको एक तरह मुस्तरद कर दिया जाएगा, क्योंकि और मुस्तरद किया जाएगा इसी बुनियाद पर कि सदर के ख़िलाफ़ स्विट्ज़रलैंड में भी कार्रवाई नहीं हो सकती। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब की बड़ी यूनिक पोजीशन है तहरीक बहाली अदलिया के, इसमें उनका बहुत ही मरकज़ी और कलीदी किरदार था और इसी वजह से उनका इमेज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक शानदार इमेज समझा जाता है। शायद इसी की बुनियाद पे, इसी की बेसिस पे उन्होंने कहा कि वो अदालत को मनाने की कोशिश करेंगे और मैं शायद मना भी लूँगा। उन्होंने कायल करने की बात नहीं की, मनाने की बात की। उनकी पोजीशन का देखना यह है कि कल क्या वाकई फ़ायदा होगा, लेकिन क्या वाकई वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 साल से ज़ायद अरसे तक इस फैसले पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत नहीं की है? ये हम पूछते हैं तहरीक बहाली अदलिया के 2 और इंतहाई अहम रहनुमाओं से, जनाब रशीद रिजवी साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद हमारे साथ हैं। सबसे पहले रशीद रिजवी साहब आप फरमाइएगा कि क्या 2 साल से ज़ायद अरसे तक वज़ीर आज़म ने, इनकी हुकूमत ने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं देना चाहिए था, उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बकौल इत्तेज़ाज़ साहब के उन्होंने तो तौहीन अदालत की ही नहीं। देखें, पहली बात तो यह है कि तौहीन अदालत का मतलब ये होता है कि आप किसी डेलिब्रेट एक्ट से कोई ऑर्डर की, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की या किसी अदलिया के फैसले की जो है नॉन कंप्लायंस करें, उसे वॉयलेट करें। अब आप ये देखें कि पहला डायरेक्शन जो आई है सुप्रीम कोर्ट की वो 16 दिसंबर 2009 को आई है। अब उस डायरेक्शन को कोई तकरीबन 14 महीने होने को, बल्कि 2 साल जिसे कहते हैं ना, 2 साल 2 महीने के करीब होने को आए हैं। पहले इन्होंने रिव्यू का बहाना लिया, रिव्यू में इतना टाइम होता रहा, एक वकील आ रहा है, एक वकील जा रहा है, नया परमिशन मिल रही है, एक हीले बहाने से उसे डिले करते रहे। एक लॉ सेक्रेटरी को कुर्बान किया, एक अटॉर्नी जनरल को कुर्बान किया। अब मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मोहलत दी है, बहुत मोहलत दी है, बहुत ही, जिसे अब जो लोग कहते हैं जुडिशल रिस्ट्रेन की बात,
वो बहुत ही जुडिशल रिस्ट्रेंट से काम किया था, लेकिन हुकूमत जो है वो इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई ख़त लिखने को तैयार नहीं है स्विस गवर्नमेंट को, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव जो है इस इंतज़ामिया के, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो इसके अब जिम्मेदार हैं। और उन्होंने अपनी तकरीरों में भी ये कबूल किया है कि वो हेड ऑफ दी है हर चीज़, पार्लियामेंट भी उनके मातहत है, जुडिशरी भी उनके मातहत है, फ़ौज भी उनके मातहत है। तो इसका नॉन कंप्लायंस जो है डायरेक्शन का, जो ख़त नहीं लिखा गया है, मैं समझता हूँ बराह रास्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जिम्मेदार हैं। क्या वाकई वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 साल से ज़ायद अरसे तक इस फैसले पर अमल ना करके कोई तौहीन अदालत नहीं की है? अगर ये तौहीन अदालत नहीं होती तो आखिर तौहीन अदालत क्या होती है, समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ मायनाज़ जज, साबिक़ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हमारे साथ हैं। जज साहब, क्या वाकई वज़ीर आज़म ने अगर अमल नहीं किया इस फैसले पर, 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, उसके बावजूद ये तौहीन अदालत के ज़मरे में बात नहीं आती? ये देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हों या किसी भी अदालत के अहकामात हों, वो सबके ऊपर लागू होते हैं और ख़ास तौर पर जो पार्टीज़ होती हैं, जो फरीक़ैन होते हैं, उनके ऊपर वो अप्लाई करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जो ये NRO का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जैसे आपको पता है 16 दिसंबर सन 2009 का, 2 साल इन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया और उसके बाद इनको मजीद मौका भी दिया गया। जो 5 रुकनी बेंच थी वहाँ पर भी मौका दिया गया, लेकिन इन्होंने अमल नहीं किया। जब मामला जो है वो लार्जर बेंच के सामने आया तो वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि सुबह को जब कोर्ट बैठी है 9:30 बजे, तो इनकी तरफ से कोई नुमाइंदा भी मौजूद नहीं था। सदर साहब पहले ही कह चुके हैं कि अगर तो हमने NRO के ऊपर अमल दरामद किया तो वो ऐसा ही होगा कि जैसे बेनज़ीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल हो रहा है। तो ये मतलब ये है कि वाज़े किस्म की अदालत के अहकामात की वायोलेशन कम अज़ कम अपेरेंटली नज़र आती है। लेकिन वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी तो न सिर्फ ये कि इस पर अमल नहीं करते, बल्कि बारहा कई बार इन 2 सालों के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन अहकामात का, इस फैसले का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है। पार्लियामेंट में भी जवाब दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी जवाब दिया है, तकारीर भी दागी है। उन्होंने बारहा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला अमल दरामद के काबिल नहीं है, इस पर अमल नहीं हो सकता। देखना यह है कि कल सुबह 9 बजे जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे तो क्या फिर वो सुप्रीम कोर्ट की आंखों में आंखें डाल के यही कहेंगे कि आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता, ये अमल के काबिल ही नहीं है, जैसा कि वो इससे पहले कहते रहे हैं। वही केस था जिसके लिए उनको जेल डाला गया था, वही केस थे जिनके लिए 2 अरब रुपया ये गरीबों लोगों का इस्तेमाल किया गया, वही केस था जिसके लिए सीक्रेट फंड से 2-4 करोड़ रुपए लगाया गया। 6 करोड़ खर्च करने के बाद आपने खुद केस वापस ले लिया और आज कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर दोबारा केस करे। वो उन्होंने आगे से कहा है स्विस वालों ने कि जो केस पाकिस्तान में आप नहीं चला सकते, हमें क्यों कहते हैं। ये फरमाया था जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने, एक बार नहीं कई बार कहा है कि ये फ़ैसला काबिल अमल ही नहीं है, इस पर अमल दरामद वो करेंगे नहीं, कर ही नहीं सकते। देखना यह है कि इसी इसरार को लेके कल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे या नहीं। दूसरी अहम चीज़ जो एतजाज़ अहसन ने कही कि वो कल करने जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे कि सदर आसिफ अली जरदारी को आइन की शिक 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसीलिए एक कद भी नहीं लिखा जा सकता। क्या वाकई सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना हासिल है? अगर सबको ये मालूम है, जनाब एतजाज़ अहसन को ये मालूम है, पाकिस्तान की तमाम वकला बिरादरी को मालूम है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो 17 रुकनी बेंच, वो फुल कोर्ट जिसने NRO फैसला दिया था, जिसने इसकी इंतहाई अहम समाअत की थी, मुसलसल समाअत की थी, उसके बाद इसकी नज़रसानी की अपील की समाअत की थी, क्या उसे नहीं मालूम था कि सदर आसिफ अली जरदारी को 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है? उसके बावजूद क्यों उसका इसरार है कि ख़त लिखा जाना है, NRO के तमाम जो लोग जिनको फ़ायदा हुआ है उनके खिलाफ मुकदमात शुरू होने हैं? आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था, जिसका इजहार आज तमाम वकला बिरादरी कर रही है, जो अहम वकला वो कर रहे हैं, और जिसका इजहार सबसे ज़्यादा कल एतजाज़ अहसन करेंगे, क्योंकि आज वो सारा दिन मीडिया टॉक्स में ये कहते रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें इस्तिस्ना हासिल है। क्या ये बात खुद
जनाब इस सुप्रीम कोर्ट के इस 17 रुकनी बेंच को मालूम नहीं थी जिसने ये फैसला दिया था? ये पूछ लेते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ माहिर कानून, मारूफ माहिर कानून जनाब आबिद हसन मिंटो। मिंटो साहब, आप फरमाइएगा कि ये सबको पता है, लेकिन जिस बेंच ने ये फैसला दिया है, क्या उसे पता नहीं था कि सदर आसिफ अली जरदारी को या सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है, वो इस किस्म की तमाम कार्रवाई से मुबर्रा है? क्या ये बात हम ये सोचें कि इस पूरी कोर्ट के इल्म में ये बात नहीं थी जिसका आज इतना इजहार किया जा रहा है? हाँ, देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो राय दे चुकी है, क्योंकि राय उसी वक्त दी जाती है जब कोई सवाल उठाया जाता है और उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाज़ाब्ता फैसला करती है। लेकिन ये बात बिल्कुल यकीनी है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट भी और जो जजेस हैं उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उनको इल्म नहीं कि 248 एक आइन के अंदर चीज मौजूद है, और उसके बावजूद भी अगर वो कोई हुक्म करते हैं और उस पर इसरार करते हैं कि इस पर अमल किया जाए, तो उनके ख्याल में ये बात एक मशकूक है कि 248 अप्लाई करता है या नहीं करता। 248 देखिए पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, ये स्विस अदालत के ऊपर या स्विस हुकूमत को तो ये मुतासर नहीं करता, ना उसके ऊपर ये अमल पैरा होता है। इसलिए 248 का हवाला वहाँ नहीं है, लेकिन बैनुल अक़वामी भी कोई ज़ाब्ते हैं इम्यूनिटीज़ के, वो फिर देखना पड़ेगा कि वो क्या इम्यूनिटी है, किन केसेस में है, किन हालात में है और कैसे उसको दिया जा सकता है। और कल जनाब एतजाज़ अहसन जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर उनको मौका मिला तो वो कहेंगे कि सदर के बारे में आप ख़त लिखने के लिए कह रहे हैं, उनको तो इस्तिस्ना हासिल है। आइन के 248 के तहत फौजदारी अदालत में आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान की जो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो अदालत हो चाहे वो एग्जेक्टिव हो, उनकी निगाह में उनको मुकम्मल इस्तिस्ना यहाँ भी और बाहर भी है। एतजाज़ अहसन साहब जो फरमा रहे थे, ये था वो हिस्सा जो उन्होंने आज मीडिया टॉक के दौरान किया। आज जो उन्होंने फरमाया कि इस जनाब आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना हासिल है। सुप्रीम कोर्ट की 17 रुकनी बेंच, फुल कोर्ट जिसने ये फैसला दिया, क्या उसके इल्म में ये बात नहीं थी? और जब उसने फैसला दिया तो जाहिर है कि 248 उसके सामने थी। इस पर हम राय हासिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी से। जज साहब, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट को पता है 248 है, सदर को इस्तिस्ना हासिल है, उसके बावजूद ये अहकामात तो फिर नजरसानी की अपील भी मुस्तरद हुई और अभी इसी मामले पर वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस हो चुका है। जी, प्राइमा फेसी तो यही मालूम होता है, क्योंकि जब कोई सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म देता है तो उसके सामने तमाम प्रोविजंस उसके सामने होते हैं, उसमें जो क़वातीन होती हैं या उसमें कोई इस्तिस्ना हो तो तमाम चीज़ें उसकी सामने होते हैं। और ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि जब उन्होंने हुक्म दिया कि आप ये ख़त लिखें स्विस कोर्ट को, उस वक्त उनके सामने आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद था। उसके बावजूद उन्होंने ये हुक्म दिया, तो उससे यही बात नतीजा निकलता है कि ये उन्होंने इसको ये समझा कि गालिबन इस 248 से इनको इस्तिस्ना जो है वो कवर नहीं है। अब अगर उसके बाद भी, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे ऑर्डर में ये बात क्लैरिफाई कर दी कि अगर कोई आदमी फिर भी समझता है कि उसे इस्तिस्ना हासिल है तो उसके लिए रास्ता खुला हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, दरख्वास्त दायर करे और ये कहे कि मुझे इस्तिस्ना है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फ़ैसला सादिर कर देगी। और ये फ़ैसला बहुत अहम होगा कि क्या वाकई सदर को इस्तिस्ना हासिल है, मगर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा दरख्वास्त देनी होगी। कल जनाब एतजाज़ अहसन देखते हैं कि ये काम करते हैं या नहीं, लेकिन कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहमियत है इस बात की, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के मुस्तक़बिल के हवाले से, उनकी हुकूमत के मुस्तक़बिल के हवाले से, और इस बात के हवाले से भी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कर सकती है, करा सकती है। और अगर हुकूमत 2 साल से ज़ायद अरसे तक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करती तो पाकिस्तान का एक अहम शहरी या पाकिस्तान की रियासत के दूसरे लोग क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों पर अमल दरामद करने की पाबंद हैं या नहीं। पाकिस्तान में अदलिया की सुप्रीमेसी का ये बहुत अहम नाजुक मोड़ है जो कि कल सामने आएगा। इसका ताल्लुक़ न सिर्फ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी से है, सदर आसिफ अली जरदारी से है, मामला उन्हीं का है और मामला उन पैसों का है जो
स्विट्ज़रलैंड में मुंजमद किए गए थे। तहकीकात के बाद जो हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पे शुरू की गई थी, उससे पहले स्विस हुक्काम ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये तहकीकात शुरू की गई थी, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत की नुमाइंदगी के बाद वहाँ पर मौजूद 6 करोड़ डॉलर मुंजमद कर लिए गए थे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी NRO केस में बहुत अहम समाअत भी हुई है, जिसमें नैब ने दस्तावेज़ात भी जारी की और सरकारी बयानात भी दिए उन पैसों के बारे में जो वहाँ मुंजमद किए गए थे। बैंक अकाउंट्स भी पेश किए गए, उन कंपनियों के नाम और बैंक अकाउंट भी पेश किए गए, जिसमें जनाब आसिफ अली जरदारी बेनिफिशरी डायरेक्टर हैं। इसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मोहतरमा नुसरत भुट्टो मरहुमा भी इन कंपनीज़ में डायरेक्टर्स हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान जो अहम चीज़ें सामने आई, 9 दिसंबर 2009 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि 1.5 अरब डॉलर और 22 अरब रुपए कहाँ हैं। नैब के जनाब नवीद एहसन जो कि चेयरमैन थे, उन्होंने कहा स्विस बैंकों में 6 करोड़ डॉलर और 1.5 अरब डॉलर के असासे अलग से मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि नैब बताए कि 6 करोड़ डॉलर इस वक्त कहाँ हैं, रकम हुकूमत पाकिस्तान और कौम की है, तो फिर 60 मिलियन डॉलर कैश कहाँ है। नैब ने कहा कि सदर जरदारी के खिलाफ SGS केस 2008 में वापस ले लिया गया था, यानी NRO के तहत। इसी केस में 14 दिसंबर 2009 को नैब रिपोर्ट पेश हुई, जिसने कहा कि स्विस अदालत ने 8.3 मिलियन डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को वापस करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा विफाक ने कहा कि स्विस अकाउंट्स में मजबूरी तौर पर 59.45 बिलियन डॉलर थे जो पहले मुंजमद थे, लेकिन अब जारी कर दिए गए हैं। ये रकम बोमर फाइनेंस समेत दीगर इदारों के लिए छोड़ी गई थी। विफाक ने कहा कि स्विस वकला को 188 मिलियन रुपए दिए गए। 1999 के बाद पाकिस्तान से 17 अफराद स्विट्ज़रलैंड गए, जिन पर 19 करोड़ रुपए खर्च हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौम के 2 अरब रुपए खर्च करा दिए गए, मगर स्विस अदालतों से मुकदमात वापस ले लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब स्विस मुकदमात के 60 मिलियन डॉलर का सुराग लगाने का तहरीरी जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट का इसरार था कि ये पता करा जाए कि जब 60 मिलियन डॉलर यानी कि 6 करोड़ डॉलर जब स्विस हुक्काम ने जारी कर दिए या NRO आने के बाद गैर मुंजमद कर दिए, तो वो तकरीबन 540 करोड़ रुपए कहाँ चले गए। मामला इसी का है और यही वजह है कि न सिर्फ ये कि ये आइनी बहस है, ये आइन का एक अहम मोड़ है, हुकूमती बहस है, हुकूमत के मुस्तक़बिल का इसका ताल्लुक़ है, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत का भी एक बहुत अहम मौजू है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का इसरार है कि कुछ हो न हो, कम अज़ कम पाकिस्तानी कौम के ये 6 करोड़ डॉलर तो स्विट्ज़रलैंड से वापस लिए जाएँ। और इस सिलसिले में एक बार फिर उन्होंने इसरार किया, बहुत पहले नहीं बल्कि कल ही। वो कहते हैं ख़त लिखें, तो ख़त क्यों नहीं लिखा जाता? वो ख़त किसके, या तो जरदारी साहब ये साबित करें कि ये पैसा जो है वो उनका ज़ाती पैसा है, अगर नहीं है कौम का पैसा तो फिर कौम का पैसा तो वापस आना चाहिए। उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है ख़त लिखें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कोई आउट ऑफ द वे जाके बात करती है? सुप्रीम कोर्ट की बात सच्ची है और सुप्रीम कोर्ट की बात सच्ची है। सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई हर सूरत में पाकिस्तानी कौम के मुबैना तौर पे ये 6 करोड़ डॉलर स्विट्ज़रलैंड से वापस ला सकेगी? क्या ये मुमकिन हो सकेगा? लेकिन इसके लिए अब हुकूमत की सामने खड़े होंगे मुमताज़ माहिर क़ानून जनाब एतज़ाज़ एहसन, जिनके सुप्रीम कोर्ट से भी बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं। आज अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनकी अब तो बेतकल्लुफ़ी है और वो बारहा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनके न सिर्फ मजबूत ताल्लुक़ात हैं और ज़ाहिर है कि अदलिया तहरीक में उनका एक बहुत अहम किरदार भी था। देखना यह है कि क्या ये किरदार, क्या उनकी ये अहमियत काम आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमती बका के लिए, जिसके कि वो हमेशा से एक कलीदी हिस्सा रहे हैं, या ये कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपनी ये जद्दोजहद में नाकाम होते हैं और वज़ारत उज़्मा से रुख़सती उन्हें इख्तियार करनी पड़ती है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जायज़ा लेंगे। हर 2 सूरतों में मुमकिन यही है कि आइंदा चंद हफ्तों में से लेकर आइंदा कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम सूरत हाल के लिए से निमटने के लिए, इस चैलेंज से निमटने के लिए किस हद तक तैयार है, तो पूछेंगे पीपल्स पार्टी के एक नामवर सीनियर रहनुमा से एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल का दिन बहुत अहम है, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए और ख़ुद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। कल के लिए और कल से आगे आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या तैयारियां की हैं, ये हम पूछेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ सीनियर रहनुमा और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में
कायद ऐवान जनाब सेनेटर नैयर बुखारी से। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन फरमाया। ये बताइएगा कि अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, आज एतजाज़ अहसन साहब के जितने भी बयानात सामने आए, ये बात खारिज अज़ इम्कान अब नज़र नहीं आती कि पीपल्स पार्टी ने शऊरी फैसला किया है कि पुश कम टू शव अगर ज़रूरत पड़ती है तो ख़त लिख दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। क्या ये तासुर दुरुस्त है? शुक्रिया कामरान साहब। गुजारिश है कि क्योंकि एतजाज़ अहसन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कल, और ये उनका अपना ओपिनियन है, लीगल ओपिनियन है, और ऑब्वियसली कि जो काउंसिल किसी को रिप्रेजेंट करता है वो अपना माइंड मेकअप करता है, और उसके मुताबिक उन्होंने कल क्या मौका इख्तियार करना है सुप्रीम कोर्ट में, कल ये बात वाज़ेह होगी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में उस बेंच के सामने पेश होंगे। ये तो बिल्कुल आपने मुनासिब फरमाया, लेकिन जाहिर है कि ये बहुत अहम, जो भी वो पोजीशन लेंगे वो ज़ाती पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि वो पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए एक खाका तो ज़रूर तैयार किया होगा जिसकी बेस पर वो अगर ज़रूरत पड़ी तो पोजीशन लेंगी। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि एतजाज़ साहब की अपनी एक पोजीशन हमेशा से रही है कि ख़त ज़रूर लिख देना चाहिए, अमल हो जाना चाहिए, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस हुआ है पार्टी के अंदर? देखिए जी, गुजारिश है कि जो लीगल इश्यूज पे था और जो कंसल्टेशन थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब के साथ थी, और ये उनकी आपस की कम्युनिकेशन थी। अब बात वाज़ह ये होगी कि क्या इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो एक क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस देता है अपने काउंसिल को, और फिर काउंसिल अपनी लीगल एडवाइस क्या देता है, और फिर वो किसी कंक्लूजन पे आते हैं, और ये मौका वो कंक्लूजन लेके वो सुप्रीम कोर्ट के पास सामने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें कुछ प्रीमेच्योर हम न करें। सुप्रीम कोर्ट में जब एतजाज़ अहसन इस केस को टेकअप हो और आर्गू करें, और फिर बात आउट ऑफ कंटेक्स्ट, तो देख रहे एक सेंटेंस से बात सारी तैयारी होती। ये जो बात वो एतजाज़ अहसन साहब ने की, उसकी सपोर्ट है इस अपनी कंटेंशन को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसके लिए मुख्तलिफ रेफरेंसेस भी देंगे और अपना लीगल जो इनपुट है वो कोर्ट को देंगे। बिल्कुल, मैं समझ गया। आप फरमा रहे हैं कि अभी प्री मैच्योर है कि वो हम क्या पोजीशन वहाँ पे लेंगे, हालात के लिहाज से वो पोजीशन ली जाएगी। बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। ज़रा दूसरा मामला ये बताइएगा कि जो भी इस केस का आउटकम हो, जाहिर है कि जब आप प्लान कर रहे हैं तो हर आउटकम को आपने जहन में रखा होगा। एक मजबूरी सूरत हाल भी मुल्क के अंदर जमूत की है, आगे सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं। किस हद तक शऊरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि कब तक इस मामले को ख़त्म किया जाए और एक फ्रेश मैंडेट लोगों से लिया जाए? इतनी बड़ी वफाकी आपकी जमात है, क्या आपके जहन में आ रहा है, क्या खाका बन रहा है? इंतखाबात कब तक आपके जहन में है? आपकी तैयारी है इस लिहाज से कि आप इंतखाबात करा सकें? कोई इस सिलसिले में खाका, कोई टाइम लाइन आप लोगों के जहन में आ रही है, चाहे हतमी ना हो? देखिए जी, पहली बात तो है कि वे सेनेट के इंतखाबात के लिए एक ऑलरेडी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने एक पोलिंग डे को 2 मार्च का रख दी है, और उसके मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज इस प्रोसेस में हैं जिन्होंने टिकट के लिए अपनी दरख्वास्तें मांग रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 जनवरी डेट थी और उस पर लोगों ने अप्लाई किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वो इस प्रोसेस में मौजूद हैं, वो एग्जामिन कर रही हैं एप्लीकेशंस को और उन्होंने कैंडिडेट्स को। तो ये तो सेनेट के इलेक्शन का प्रोसेस है, और हम होपफुल हैं कि ये सेनेट के इलेक्शंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करा रहा है वो इलेक्शन अपनी मुकर्ररा डेट को होंगे। जहाँ तक जनरल इलेक्शंस की बात है तो आप देखें कि जनरल इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, और बिलखुसूस कि असेंबली को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है। या तो असेंबली डिसॉल्व होती है प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी एडवाइस पे, या फिर यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है और किसी दूसरे को जब कहा जाए कि अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की जाए और वो मेजॉरिटी कमांड करने से कासर रहे, तो फिर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन एक तीसरी जो सूरत पहले मैंने बताई कि ये डोमेन चीफ एग्जीक्यूटिव की और प्राइम मिनिस्टर की है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस करें कि इलेक्शंस जो हैं कबल वक्त कराए जाए और आवाम से रजू किया जाए फ्रेश मैंडेट के लिए और इलेक्टोरेट्स के पास जाया जाए।
इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका पहले भी आया कि और हमारे कैबिनेट के मेंबर्स ने भी इसमें बात कही और कि अर्ली इंतखाबात के बारे में बिल्कुल गौर किया जा सकता है और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पार्लियामेंट में मुल्क हैं, उनसे एक कंसेंसस डेवलप करके अर्ली इलेक्शन कराने में गुफ्तगू शनीद हो सकती है और जब एक कंसेंसस पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान आ जाए तो उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कराने में कोई कबात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नैयर बुखारी। कहते हैं कि कंसेंसस हो, तमाम सियासी पार्टियां मिलें और इस पर बातचीत करें। बातचीत की बुनियाद पर जल्द इंतखाबात हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बात कही है और जनाब नैयर बुखारी ने आज उसका इसरार किया कि अगर ऐसा कंसेंसस बनता है जल्द इंतखाबात कराना तो वज़ीर आज़म सदर को मशवरा दे सकते हैं कि असम्बलियाँ तहलील करी जा रही हैं और नए इलेक्शंस कॉल किए जा रहे हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। मगर तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि अभी तो वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, सितंबर अक्टूबर तक उसकी तंजीम तैयार होगी, इसलिए इंतखाबात अगर सितंबर अक्टूबर में हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये क्या माजरा है, ये जानेंगे तहरीक इंसाफ से एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।